लर्न टू इन्वेस्ट के सेक्टर स्पेशल सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं आपको सिखा रहा हूं इक्विटी रिसर्च करने का सही तरीका। और इस तरीके के अंदर में मैंने लर्न टू इन्वेस्ट सीरीज पहले रिकॉर्ड की थी और इस सीरीज़ के अंदर में हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक डीप डाइव कर रहे हैं और एक एक सेक्टर को पकड़ के आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों ये तीसरा वीडियो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सीरीज़ में। पहले दो वीडियो के अंदर में मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक काफ़ी सिग्निफिकेंट नॉलेज आपके साथ शेयर किया था। इसके अंदर में ये एक फाइनल वीडियो है जहां पर आपको बस फाइनल जो लर्निंग चाहिए वो लर्निंग मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आपने इसके पहले के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वॉच देम। उससे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा इकोसिस्टम का इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा कि आप तीसरे वीडियो को भी और बेटर तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इस पूरे 3 वीडियो सीरीज के अंदर में ऑल्दो ये एक सेक्टर का पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, वो करते करते इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ गए थे, उसके बाद ऑटोमोबाइल वाला भी कंटिन्यू करेंगे। ये पूरा डिस्कशन में हम लोगों ने ये डिस्कशन को 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया था। केमिकल, बैटरी और एंसिलरी, व्हीकल मैन्युफैक्चरर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने पुराना दोनों वीडियो देखा होगा तो। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है सॉफ्टवेयर और लीगल लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर्स कि क्या क्या अथॉरिटीज़ है इस पूरे इकोसिस्टम में, और ये जानना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लंबा चलेगा लेकिन फाइनल वीडियो है। इस कॉन्सेप्ट के डिस्कशन पे फ़ायदा बहुत होगा, आपको लास्ट तक देखिएगा। और कुछ कंपनीज़ के बारे में बताऊंगा जो कंपनीज़ इस पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में बहुत मेजर जिनका रोल है, तो शायद आप उन कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। तो चलिए चालू करते हैं सॉफ्टवेयर का डिस्कशन पे। तो सॉफ्टवेयर ऐसे जनरल पार्लेंस में सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि फैसिलिटेटर, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक टास्क को दूसरे टास्क के साथ में जोड़ता है और फैसिलिटेट करता है। तो अगर किसी भी व्हीकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मतलब आईसीटी, ये ही है कोर एक व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब एक गाड़ी है उसके मल्टीपल पार्ट्स है तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो एक तो हो गया रॉ तार, एक दूसरे का पार्ट जो है वो तार से कनेक्टेड है तो उससे कम्युनिकेशन हो रही है। दूसरा हो गया वायरलेस, मतलब दोनों पार्ट एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन कोई तार नहीं है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। इसको आप एक तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बोल सकते हैं कि जो घर पे हमारे एसी है या लाइट है, आजकल तो सब एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। सो गाड़ियों के अंदर में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही इस्टेब्लिश थिंग है, सालों साल से चलता है। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग नॉर्मल यूज़ में भी यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेक के अंदर में एक सिस्टम होता है ना कि अगर सामने से लग रहा हो कि कोई आ रहा है या कुछ हो रहा है तो अचानक से ब्रेक लग जाता है। तो ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर्स विच आर ट्राइंग टू गिव यू कन्वीनियंस ऑफ राइडिंग प्रॉपरली। तो आईसीटी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल जनरली टोटली इंटरनेट कनेक्टेड होती है। इनफैक्ट ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड बेस्ड भी होता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि गाड़ी आपकी और आपका गाड़ी का जो एक्शंस है वो पूरा डेटा कैप्चर हो रहा है और क्लाउड के अंदर में, क्लाउड मतलब रियल क्लाउड नहीं, जो टेक क्लाउड की बात कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पर आपका डेटा कॉन्स्टेंटली फीड हो रहा है और वहाँ प्रोसेस हो रहा है डेटा, और वो डेटा को किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। तो अगर आप इवोल्यूशन देखेंगे ना आईसीटी का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, सबसे पहला फर्स्ट मिलियन ऑफ वॉक्सवैगन का कैफर 1955 में आया था। उसके बाद देखिए कॉन्स्टेंटली एक नया नहीं, स्पेशली ये जो लग्जरी गाड़ियाँ होती है ना उनके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है सॉफ्टवेयर का, बिकॉज गाड़ी का पूरा जो रनिंग है उसमें सॉफ्टवेयर का भी उतना ही रोल है जितना एक ह्यूमन का रोल है जो पेडलिंग करता है या जो एक्सीलरेटर यूज़ करता है। तो ईवी के अंदर में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे सॉफ्टवेयर का और रोल बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि अल्टीमेटली ईवी गाड़ियां जो है ज़्यादातर वायरलेस प्रोटोकॉल पे वर्क करती है, क्योंकि ईवी गाड़ियां जो डेटा प्रोड्यूस करती है वो क्लाउड पे जाता है, फिर आपके सिस्टम पे आता है। तो सिस्टम कैसे हो सकता है, आपका मोबाइल ऐप है उसके अंदर में आपकी गाड़ी के सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, या गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि रियल टाइम बेसिस पर वो देख सके कि गाड़ी का मैनेजमेंट तो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर मैं
सॉफ्टवेयर का दूसरा साइड आपको दिखाऊं कि अल्टीमेटली ईवी क्या है, इलेक्ट्रिक कहीं से जनरेट हो रही है, तो स्मार्ट ग्रिड है जहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा है, जो कि स्मार्ट व्हीकल, तो आपके व्हीकल के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी भी जो है वो स्मार्ट ट्रैफिक से भी कम्युनिकेट कर रही है। इमेजिन कीजिए ये दुनिया जो ऑटोनोमस कार की तरफ है, जहाँ पर हर चीज़ सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है। तो राइट फ्रॉम चार्जिंग स्टेशन टू गाड़ी टू ट्रैफिक लाइट, सब इलेक्ट्रॉनिक, सब सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, ताकि ये जो पूरा ड्राइविंग प्लेजर है, जो एक एक्सपीरियंस है राइड का, वो स्मूथ हो पाए। तो सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है, पहले भी था और अब तो और ज़्यादा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उस पर सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि मैं कह रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो एक साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर में कई कंपोनेंट्स होते हैं। तो मोबिलिटी मैनेजमेंट, व्हीकल्स, इन व्हीकल एक्सपीरियंस, मोबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर में अब हम अपने घर से जब गाड़ी को चालू करना चाहते हैं तो आजकल तो मोबाइल ऐप में हो गया, तो मैं ऐप में बटन दबाता हूँ, गाड़ी चालू हो जाती है। या मैं पता करना चाहता हूँ मेरी गाड़ी आसपास में है क्या, तो मैं उस बटन दबाता हूँ, पता लग जाता है। तो ऑल दीज स्मार्ट होम विच आर 100% वायर्ड थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर रोड्स एंड हाईवेज कनेक्टेड हो गए सॉफ्टवेयर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। मेंटेनेंस स्टेशन, पार्किंग स्टेशन, ट्रांजिट हब, सबवेज, बस, बाइक पाथवेज, डेस्टिनेशंस। अब इमेजिन कीजिए हम किस दुनिया में जिएंगे। एक आप ऐसा सोचिए, मेटावर्स की दुनिया है जहाँ पर हर चीज़ इंटरनेट में है, राइट, और कनेक्टेड है। तो ऑफलाइन भी हम एक तरीके का उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पर सॉफ्टवेयर ही अल्टीमेटली हमारा एक्सपीरियंस को इतना स्मूथ बनाएगा, इतना रेलेवेंट बना देगा कि उसका बहुत बड़ा रेलेवेंस आने वाला है। जैसे हम लोग जब हाईवेज पे जाते हैं तो वहाँ टोल पे करना पड़ता है। आजकल क्या हो गया, फास्ट आ गया, तो इसका मतलब जब आप टोल से गुजरेंगे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली। तो वो कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें सॉफ्टवेयर का रोल है जो कि क्लाउड से कनेक्टेड है और आपका पैसा अपने आप ले जा रहा है। तो हम लोग पूरी नई दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के साथ में। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर का एक और एस्पेक्ट की बात करते हैं, जो कि चार्जिंग स्टेशन। तो चार्जिंग स्टेशन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि चार्जिंग स्टेशन में अलग अलग तरीके के चार्जिंग स्टेशन हो सकते हैं। जैसे एक चार्जिंग स्टेशन है बैटरी स्वैप का, कि आप अगर ऐप में ढूंढें कि कौन सा चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पर बैटरी मेरे को जो बैटरी चाहिए वो अवेलेबल है, स्वैपिंग कर सकता हूँ, तो वो डेटा कि कहाँ अवेलेबल है और मैं कहाँ जाके स्वैपिंग कर सकता हूँ, वो डेटा अल्टीमेटली कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ही प्रोड्यूस करेगा, राइट, जो कि क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर में वहाँ अवेलेबल होगा और आपका ऐप उससे बात करेगा। तो मैसिव एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। बॉटम लाइन ये है कि पहले भी सॉफ्टवेयर्स का एप्लीकेशन था। अगर आप देखें सॉफ्टवेयर्स कहाँ यूज़ होती थी, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए, एक्सीडेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए, सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए और पर्सनलाइजेशन के लिए, कि जैसे आप गाड़ी में बैठे तो गाड़ी कहीं ना कहीं आपके मूड के हिसाब से, आपके ओरिएंटेशन के हिसाब से पर्सनलाइज हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट पे ही और फ्यूचर भी होने वाला है, जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी विल बिकम वेरी क्रिटिकल, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ऑल अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी। एक्सीडेंट्स, तो जब हम ऑटोनोमस कार की तरफ मूव करेंगे तो एक्सीडेंट प्रोन होने के बहुत हाई चांसेस है, तो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर ही हमको बचाएंगे कोई भी कंटीजेंसी होगी। तो सीमलेस कनेक्टिविटी, अगेन अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक डर है ना कि सामने अगर चार्जिंग सेशन नहीं हुआ तो मैं अटक जाऊंगा, तो कनेक्टिविटी रहेगा तभी तो हम हमारी गाड़ी पता कर पाएगी कि सामने कोई चार्जिंग स्टेशन है कि नहीं, या उसी के हिसाब से अपनी गाड़ी की पेस को वह एडजस्ट कर पाएगी। एक कहीं मैं पढ़ रहा था कि वहाँ सिस्टम है कि अगर हाईवे पे लिमिट है 200 किलोमीटर का, तो आपकी गाड़ी जो है वो हाईवे के सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही है और जैसे ही 200 क्रॉस होगा गाड़ी अपने आप स्लो डाउन हो जाती है। तो जस्ट इमेजिन हाउ मच वी ऑल विल बी कनेक्टेड थ्रू ईच अदर, थ्रू इंटरनेट, जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बोलते हैं। तो अब ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया एंड आई एम श्योर यू आर अप्रिशिएटिंग दैट। अब हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करते हैं कि जो कंपनी एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर का पूरा आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो सबसे पहली कंपनी जो अपने को हमेशा माइंड में आती है वो है टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ था एक डिज़ाइन डिजिटल पार्टनर के रूप में, और इस डोमेन के अंदर में ऑल्दो वो और बहुत सारे डोमेन में इन्वॉल्व है, बट ऑटोमोबाइल के अंदर में इनका खास मार्केट शेयर है, इनके क्लाइंट्स भी काफ़ी है। तो ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग से लेके ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, पूरा कम्युनिकेशन चैनल, सब चीज़ों का डिज़ाइनिंग के अंदर में टाटा एलेक्सी का बहुत बड़ा रोल है।
और आपको तो पता है ना, टाटा मोटर इज सो एग्रेसिव ऑन ईवी। तो पूरा टाटा मोटर का ईवी का वर्किंग में डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा एलेक्सी का बहुत बड़ा एक रोल है। कई बातें हैं इसके अंदर में, मैं एक एक बात आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ये पीपीटी में आपको साथ शेयर कर लूँगा ताकि आप डाउनलोड करके इस पीपीटी को और डिटेल में पढ़ पाएँ। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक बैटरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए ब्रेन चाहिए, और वो ब्रेन भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है। तो टाटा एलेक्सी जो है डिज़ाइन के अलावा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा मॉड्यूल बनाना और OEMs जो यूज़ होता है गाड़ी के अंदर में, उसका एक दूसरे का इंटरेक्शन को स्ट्रीमलाइन करवाना। तो टाटा एलेक्सी इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन दिस डोमेन, और कॉन्स्टेंटली इनका ग्रोथ इस डोमेन में होता जा रहा है। दूसरी कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। L&T टेक्नोलॉजी, आपको L&T तो पता ही है, और उसकी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव है। ऑलमोस्ट 31% उनका रेवेन्यू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आता है। और एक बात है कि टाटा एलेक्सी जैसे ज़्यादातर पैसेंजर कार के अंदर में एक्टिव है, उनके जो क्लाइंट्स है वो पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर ज़्यादा है, और LTTS जो है वो एरोस्पेस, हाईवे इक्विपमेंट, रेल ट्रांसपोर्टेशन, इन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका डोमेन। इनके क्लाइंट्स इनफैक्ट है BMW, होंडा, डेल्फी, डैमलर, एयरबस, ये सब इनके क्लाइंट्स है। तो काफ़ी अच्छा इनका क्लाइंट बेस है। ये ऑलरेडी उस तरह के सॉफ्टवेयर सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर ईवी इंडस्ट्री ग्रो करेगा, सो दे विल गेट ह्यूज बेनिफिट आउट ऑफ द एक्सपीरियंस दे हैव इन मैनेजिंग दैट कम्युनिकेशन चैनल। उसके बाद तीसरी कंपनी आती है KPIT। अगेन ये इन्हीं टाइप की कंपनीज है। KPIT भी देखिए, हर कंपनी का एक अपना गिवन क्लाइंट सेट है। तो टाटा एलेक्सी का अपना क्लाइंट सेट है, और LTTS के अलग क्लाइंट सेट है, KPIT का एक अपना क्लाइंट सेट है। तो अल्टीमेटली डोमेन इन सब का सेम है। हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स के अंदर में कोई ज़्यादा एक्टिव है, कुछ जैसे टाटा एलेक्सी डिज़ाइन में बहुत एक्टिव है, KPIT जो है वो सप्लाई मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, फंक्शनल सेफ्टी, सिस्टम टेस्टिंग, इन सब में काफ़ी एक्टिव है। तो मोरलेस ये 3 कंपनीज हैं जिनको सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, अगर ये ईवी इकोसिस्टम डेवलप होगा तो ये 3 कंपनी को डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। अब देखिए, ये 3 कंपनीज के अंदर में अल्टीमेटली जीतेगा कौन? जिसके पास सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, जो कॉन्स्टेंटली नए नए एक्विजिशंस करेगा, नए एरियाज़ के अंदर में घुसेगा जहाँ पर ईवी घुस चुका है। तो ध्यान रखिए, ट्रैक करिए कहाँ पर क्या नया ये तीनों कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आ रहा है, और आप स्टॉकिस्ट तो यूज़ कर ही सकते हैं अनाउंसमेंट ट्रैक करने के लिए। अगर ये तीनों कंपनी में कुछ भी इस तरह का एक्विजिशन आपको दिख रहा है जो इंटरेस्टिंग हो सकता है, इनके इकोसिस्टम को और बिल्ड कर सकता है, देन डेफिनेटली ये 3 कंपनीज को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स कि अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर का एक प्रॉब्लम है कि जब तक चीज़ें ठीक चल रही है, बट सपोज किसी ने हैक कर लिया, तो वो जो डेटा है इतना सारा, अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ डेटा, राइट। और इतना सारा डेटा अगर अवेलेबल होगा किसी को तो उसको मिसयूटिलाइज किया जा सकता है। और गाड़ियों के मामले में ना सॉफ्टवेयर का तो अपना रिलेवेंस है ही, बट हार्डवेयर का भी बहुत रिलेवेंस है। तो वो ऑप्टिमाइजेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि कई बार होता है कि कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जिनका अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर है भी आपके पास में तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर का भी शॉर्टेज चल रहा है। तो अब आपके पास अगर सॉफ्टवेयर है भी तो सेमीकंडक्टर तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे उसका। तो कुछ लिमिटेशंस है। सॉफ्टवेयर फैसिलिटेटर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट कई बार होता है कि बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके कारण भी लिमिटेशंस आ जाते हैं। स्कोप बहुत है क्योंकि अल्टीमेटली ईवी इज़ ऑल अबाउट R&D। जो जितना ज़्यादा R&D करेगा, चाहे हार्डवेयर साइड में चाहे सॉफ्टवेयर साइड में, उतना ज़्यादा वो इस डोमेन को कैप्चर कर पाएगा और उतना ज़्यादा वो मार्केट शेयर इसमें अचीव कर पाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि क्योंकि हम लोग ईवी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो जो सॉफ्टवेयर यूटिलिटी एनर्जी एफिशिएंसी को और बढ़ाएगा, वो ईवी को और एफिशिएंट करेगा। और ईवी इज़ ऑल अबाउट मेकिंग, वो जो गाड़ी है उसको लाइट रखो, उसको और एफिशिएंट रखो, जब बंद हो जाना चाहिए बंद हो जाना चाहिए। सो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है ना, वो सॉफ्टवेयर बेटर मैनेज कर पाएगा। तो जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी R&D करेगी ताकि एनर्जी को और एफिशिएंटली मैनेज कर पाए, वो डेफिनेटली अपना एज क्रिएट करेंगे। और जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर है वो उनके यूटिलिटी को यूज़ करना चाहेंगे अपने फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं रेगुलेशंस और लेजिस्लेटिव बॉडीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इंडिया में हैं तो आपको तो इनके बारे में जानना ही होगा, बिकॉज इनकी तरफ से कोई भी पॉलिसी चेंज आता है तो पूरा इंडस्ट्री को एक इम्पैक्ट करता है। ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि 2030 तक हमको इस पूरे इकोसिस्टम को बहुत बिल्ड करना है, इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक बॉडीज़ बना दी हैं जो पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में एक इम्पेटस का काम कर रही है। तो ये चार्ट जो है ये हमने डेलॉयट का एक बहुत ही प्यारा रिपोर्ट है उससे लिया है। तो इस चार्ट के अंदर में देखिए बेसिकली की एक्टर्स है जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है, जैसे नीति आयोग हो गया, DHI, MOP, मॉर्थ, तो इनके बारे में बताऊंगा डिटेल में आपको। उसके बाद है प्राइमरी एक्टर्स जो कि इनके की एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद है सेकेंडरी एक्टर्स जो कि पूरे इकोसिस्टम को एक फैसिलिटेशन का काम करते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो की एक्टर्स हैं इस पूरे इकोसिस्टम में, इनको ट्रैक करना, इनके पॉलिसी चेंजेस, इनके एक्शंस को हमको कॉन्स्टेंटली एक गूगल अलर्ट बोल लीजिए या उसको ट्रैकर में डालते रहना पड़ेगा। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, अगर मैं डिवाइड करूँ ये पूरा डिस्कशन को तो 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिसीज, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉलिसी कौन डिफाइन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री। ये डिफाइन करते हैं कि पॉलिसी क्या होंगी पूरे ईवी इकोसिस्टम पे, पूरा इकोसिस्टम पे, खाली गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम का पॉलिसी फ्रेमवर्क इनके ऊपर है। तो इन्होंने फेम 1, फेम 2 डिफाइन किया। आपको याद होगा पहला वीडियो में मैंने फेम 2 की बात की थी और मैंने बताया था कि कितने चार्जिंग स्टेशन का इन्होंने एक एलोकेशन किया है फेम 2 के अंदर में, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो दीज आर द गाइज हु आर डिफाइनिंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मतलब गाड़ी कैसी होनी चाहिए, अप्रूवल देना, गाड़ी का टेस्टिंग, और अभी इनफैक्ट आपने देखा भी होगा कि कुछ गाड़ियों के आग लगने से अब एक अंदर से इंटरनली गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर में आ गई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि क्या हुआ। तो वो सारा एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ARI इज़ द बॉडी विच इज़ डिफाइनिंग द टेक्निकल स्टैंडर्ड। ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे के अंडर में। और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, नो पॉइंट्स ऑफ गेसिंग, यस वो चार्जिंग स्टेशन और क्या कॉस्ट होना चाहिए, कैसे वर्क करेगा, ये पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क ये डिफाइन करते हैं। तो 3 मेजर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो पूरे EV इकोसिस्टम में इन्वॉल्व है एज अ प्राइमरी एक्टर्स। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं इनका क्या बैकग्राउंड है, और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये PPT आपके पास है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा एग्जैक्टली कौन सी अथॉरिटी क्या करने को है। तो पहला है नीति आयोग। नीति आयोग जो बना था 1 जनवरी 2015 में, नीति आयोग गवर्नमेंट ने बनाया था कि एक थिंक टैंक है इंडिया का, तो जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कि इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का है वो नीति आयोग बनाती है। और नीति आयोग का एक ये भी काम है कि कुछ भी अगर ब्रॉडर पॉलिसी इंडिया में बनाए कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, जैसे 2030 तक हम ये करना चाहते हैं, तो उसमें खाली सेंट्रल के बोलने से नहीं होगा, स्टेट को भी उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा। तो नीति आयोग वो काम करती है कि भैया सबको मिल के चलो, एक साझा ये ऑब्जेक्टिव को मीट करना है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क से लेके सबको साथ में ले जाने का काम जो है वो नीति आयोग करती है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री का क्या रोल है कि भाई जो भी हमने पॉलिसी बना लिया है, अब उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, उसके स्कीम्स को डिफाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल फेम 2 स्कीम है, अब फेम 2 स्कीम के अंदर में बोला गया है कि हम इतना आपको चार्जिंग स्टेशन एलोकेट करेंगे और इसे शहर में करेंगे। तो ये सारा इम्प्लीमेंटेशन वाला जो काम है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री का है। इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने अभी डिफाइन किया कि 10,000 करोड़ का उन्होंने एक प्लान बनाया है फॉर दिस ईयर, और उसमें 10,000 करोड़ में सबसे ज़्यादा एलोकेशन डिमांड इंसेंटिव पे है, मतलब 8,596 करोड़, 8,596 crore. That is the amount which the government is giving to incentivize people to generate demand for EV cars. तो उसके अलावा चार्जिंग स्टेशन वगैरह भी है। तो डिसीजन तो हो गया क्या करना है, अब कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये वो वाला डिपार्टमेंट बताता है। एक कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो स्कीम है कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है कि भाई आप डिमांड जनरेट करिए। तो डिमांड कैसे जनरेट होगा, जब हम खर्चा कम करें गाड़ियों का तभी डिमांड जनरेट होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि कौन सी कैटेगरी ऑफ गाड़ी के अंदर में कितना गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो 2 व्हीलर्स के केस के अंदर में 15,000 रुपया पर kWh। अगर कोई भी दो व्हीलर देखेंगे तो अपने 2 kWh होती है, इसका मतलब मोटा मोटी 30,000 रुपया आपको गवर्नमेंट पे करती है। आपको नहीं, मतलब मैन्युफैक्चरर को पे करिए, मैन्युफैक्चरर दाम कम करके आपको देता है।
थ्री व्हीलर के अंदर में करीबन 50,000 रुपये, फोर व्हीलर में करीबन 1.5 लाख रुपये। तो इसका मतलब अगर आप टाटा की कोई गाड़ी ले रहे हैं तो भी 1.5 लाख रुपये गवर्नमेंट भी पे कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि वो गाड़ी को अफोर्डेबल कर दे। ई बसेस के अंदर में तकरीबन 5 लाख इत्यादि। तो अगर मैं अमाउंट देखूं तो तकरीबन 17,000 से लेकर 48,000 है टू व्हीलर। थ्री व्हीलर में है तकरीबन 32,800 रुपये से लेके 1 लाख, और फोर व्हीलर के अंदर में है 1,60,000 से लेके 3 लाख। ये इंसेंटिव अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू जनरेट डिमांड। और चार्जिंग स्टेशन, जैसा कि मैंने कहा था कि फेम 2 के अंदर में एक चार्जिंग स्टेशन का टारगेट है, तो 2636 चार्जिंग स्टेशन इंडिया में आएंगे, जो इस शहर में आएंगे। सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन आएगा महाराष्ट्र में, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड अदर स्टेट्स। यू कैन सी द लिस्ट हियर। 10,000 करोड़ जो फेम की तरफ से यहाँ पर डेटा मैंने आपको बताया, ये बेसिकली एक 3 साल का प्लान है। तो 2019 में ये प्लान आया था और 3 साल तक गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि वो 10,000 करोड़ स्पेंड करेंगे। उसके बाद फिर प्लान आएगा, फिर गवर्नमेंट स्पेंड करेंगे, बिकॉज 2030 तक तो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करने वाली है, ताकि हम सब एटलीस्ट एक गाड़ी तो ईवी बना ही लें। क्यों? एक गाड़ी तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है। और हम सब अगर इंडिया का हाउस होल्ड सक्षम लोग एटलीस्ट एक गाड़ी ले लें तो पॉल्यूशन पे कुछ तो उसका इम्पैक्ट आएगा। 2 ब्रांड्स हैं जिनको इस स्कीम के अंदर में इन्वॉल्व किया गया, टाटा मोटर और महिंद्रा। हाँ, इसका मतलब कुछ क्राइटेरिया होते होंगे और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे ही कंपनी सिलेक्ट की जाती है और उनकी गाड़ियों पे इंसेंटिव दी जाती है। तो ये ही 2 ब्रांड है जिस पे इंसेंटिव मिल रही है इन 2 कंपनीज को। ओके, बाकी जो ब्रांड्स है शायद वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही हैं, इसलिए उनको उनकी गाड़ी को इंसेंटिव नहीं मिल रही है। इसलिए आप दाम डिफरेंस देखेंगे कि टाटा या महिंद्रा की गाड़ियां वर्सेस कोई और ब्रांड की गाड़ियों में दाम डिफरेंस देखेंगे तो उनकी प्राइसेस हाई होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड का क्या काम होगा? उनका तो काम वही है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं, पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, और कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशन अगर लगाना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं। देखिए, अल्टीमेटली सारे मिनिस्ट्रीज़ को मिल के काम करना होगा, तब हम वो फाइनली जो विजन है 2030 का वो पूरा कर पाएंगे। तो लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ मोर ऑन रोड, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेल्फ इम्प्लिसिट है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे, एज द नेम सजेस्ट कि ये तो ऑन रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो देखती है। इनफैक्ट गाड़ियों में जो ग्रीन का ईवी गाड़ियाँ होती है उनमें ग्रीन होता है लेवल, तो वो भी इन्होंने डिफाइन किया था। और जो ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो डिफाइन करते हैं कि गाड़ी क्या होनी चाहिए, कैसे। इनफैक्ट वो अप्रूव करती है कि हाँ ये गाड़ी सही है, तभी वो गाड़ी लाइव होती है, बेची जाती है। बिकॉज देखिए, ईवी है तो बहुत ही क्रिटिकल चीज़, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल गाड़ी, राइट? क्योंकि बैटरी इन्वॉल्व है, सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है, तो अगर कुछ भी गलत हो गया तो एक्चुअली में इट कैन बी मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व है ताकि प्रॉपर अप्रूवल के बाद में गाड़ी बिके, और अगर बिके तो वो लॉन्ग टर्म पे कस्टमर के पास में रहे। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज द नेम सिग्निफाइज, उनका काम है कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको वो रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अलग तरीके का पावर सेटअप चाहिए और नॉन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तो ऑब्वियसली पेट्रोल चाहिए। तो ये दोनों डिफ्रेंशिएशन जो है उस पर कैसे प्रॉपरली वो चीज़ों को रखें ताकि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है और कहीं कुछ चैलेंजेस नहीं हो, तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने कह दिया कि भाई आप जब अगर कोई चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं तो उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, वो क्योंकि वो एक सेल ऑफ सर्विस है। तो इससे क्या होगा कि जो चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस है ना वो एक्सपैंड करेगा, एंड लॉट ऑफ न्यू चार्जिंग स्टेशंस विल कम अप इन इंडिया विच विल बेनिफिट द इंटायर इकोसिस्टम। बिकॉज ईवी के केस में एक सबसे बड़ी एंग्जाइटी क्या रहती है कि मैं गाड़ी तो ले गया बट चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो उसको कैसे ऑपरेट करूंगा। तो गवर्नमेंट का पूरा इम्पेटस है कि चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सीमलेसली डेवलप हो और ये पूरा इकोसिस्टम और प्रॉपरली मैनेज हो पाए। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो कि पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर में चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करवाना, ये सब चीज़ों के अंदर में इन्वॉल्व है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, अल्टीमेटली इंसेंटिव दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है। जीएसटी के अंदर में जैसे इन्होंने 12% का 5% कर दिया और इनकम टैक्स का रिबेट इन्होंने दे दिया है, तो ये सब तो अल्टीमेटली पैसे से ही आएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है कि फिस्कल इंसेंटिव्स को दिया जाए। और फिर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका काम है कि ये जो बैटरीज आ रही है अल्टीमेटली ये बैटरीज कहीं ना कहीं रिसाइकिल होनी पड़ेंगी या प्रॉपर्ली डिस्पोज होनी पड़ेंगी, तो उनका पॉलिसी फ्रेमवर्क ये मिनिस्ट्री करती है। एंड फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को स्टैंडर्डाइज करने का काम करती है। और
अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तभी बैटरी स्वैपिंग और गाड़ियों का एक तरह से अंडरस्टैंडिंग होना, ये सब हो पाएगा। तो ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये है पूरा डेटाबेस जहाँ से हमने होमवर्क करके आपके लिए ये पूरा एक रिपोर्ट बनाया। तो ये भी है और साथ में जो पुराने 2 वीडियो थे वो भी है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाने की कोशिश की है और कई सोर्सेज है जहाँ से हमने रिपोर्ट लिया है, कई रिसर्च रिपोर्ट्स है जहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ली है। तो आई सिंसियरली होप यू विल अप्रिशिएट द एफर्ट विच वी आर पुटिंग। तो कंक्लूजन ये है कि इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा होने वाला है, ग्रो करने वाला है, क्लियर कट टारगेट है, लेकिन कई रिस्क है। और इंडिया के अंदर में देखिए एडेड रिस्क हो जाता है, बिकॉज जहाँ रेगुलेटर इन्वॉल्व है वहाँ रेगुलेटरी रिस्क भी ऐड हो जाती है। तो पॉलिसी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, सप्लाई चेन रिस्क, जैसा कि मैंने कहा था कि आज भी जो इसके कंपोनेंट्स है वो ज़्यादातर चाइना से आ रहे हैं। इंडिया में अभी तक ऐसे ऑटो इंसुलरी मैन्युफैक्चरर्स उतने बड़े नहीं हैं कि कंपोनेंट्स यहीं पर ही आ रहे हैं। टेक रिस्क है जो कि ऑलवेज रहेगा क्योंकि क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अदर टाइप ऑफ रिस्क है विच इज़ कुड बी सोशो पॉलिटिकल रिस्क ऑल्सो, कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो ये बलि का बकरा बन जाएगा। तो रिस्क है इंडिया में काम करने का, बट देखिए कुछ भी अगर बड़ा करेंगे इंडिया में तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क एसोसिएटेड। सो वी शुड नॉट वरी अबाउट द रिस्क। ईवी इकोसिस्टम आ गया है, इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर सम टाइम एंड वी ऑल शुड बिकम पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम। आप इन्वेस्टर बनना चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनीज़ में, और अगर आप कंज्यूमर बनना चाहें तो एक गाड़ी तो हम ले ही सकते हैं ताकि ये पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसमें हमारा खुद 1 सेंट कंट्रीब्यूशन भी हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस एंड थैंक यू फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप तीनों वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि ये कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम इज गिवन टू एवरीवन। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।